नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सन रेडियो में। फ्रेंड्स, हर किसी के लाइफ की एक अपनी कहानी होती है, हर कोई अपनी कहानी का हीरो होता है। तो ठीक उसी प्रकार आज के जो हमारे गेस्ट है, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा बालाघाट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सेम रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा बालाघाट के वो असिस्टेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। तो नाम है सीए बलजीत सिंह छाबड़ा। आइए इनसे मिलते हैं, इनके सक्सेस, ग्रोथ और लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। हाय समीर। आपका धन्यवाद कि आपने पहले तुमको समय दिया। तो सर आप सीए हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी रही है लाइफ की, मतलब फ्रॉम दी आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है, मतलब जब आपकी स्कूलिंग से लेके जिस दिन आप सीए बन गए, उस दिन का जो आपका सफ़र था पूरा, उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू समीर, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। पहले अपने बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ माइनर सा। माई सेल्फ इज सीए बलजीत सिंह छाबड़ा। मैं बेसिकली अभी बालाघाट में सेटल्ड हूँ। माई फादर नेम इज सरदार कुलदीप सिंह छाबड़ा, एक रिनाउंड बिजनेसमैन है जिनका ब्लॉकबोर्ड फ्रेम का बिजनेस है लास्ट 50 ईयर्स से। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सॉमिल है कुलदीप सॉमिल। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, जिसमें मेरे बड़े भैया, भाभी, मेरी वाइफ और बच्चे साथ में रहते हैं। बड़े भैया का नाम कमलजीत सिंह छाबड़ा है, जिनका ड्रीम्स होंडा है, एक शोरूम है होंडा का। और मेरी वाइफ अमृत कौर छाबड़ा है, जो भिलाई से बिलोंग करती है। आई हैव ब्लेस्ड विद 2 किड्स। एल्डर बेटे का नाम है नवजीत सिंह, जो ग्रेड 7 में है, और यंगर बेटे का नाम है गुरलीत सिंह, जो ग्रेड 1 में है। जैसा कि समीर ने बताया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो नो डाउट बहुत ही प्राइड लगता है अपने आप में कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ जो हम लोग नेशन बिल्डिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो नो डाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नाम के आगे लगाना ही एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट लगता है मुझे। अब मैं अपनी बेसिक जर्नी अगर आप लोग को बता दूं, तो जब मैंने सीए सोचने की कोशिश भी की थी 10th में, जब मैं 10th में था 96 में, यानी 1996 में, उस समय सीए का इतना चलन नहीं था बालाघाट में। हार्डली हमारे यहाँ 2 से 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। 10th के बाद ही 11th-12th बालाघाट से किया मैंने, बालाघाट इंग्लिश स्कूल से। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में रहते हैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी को परस्यू करना थोड़ा इजी है, जो कि एक पीसीएम स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, बिकॉज पीसीएम में अपन केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हैं। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो थोड़ा सा आपका अकाउंटिंग टच रहता है। ऐसा नहीं है कि पीसीएम का स्टूडेंट नहीं कर सकता है, पीसीएम के स्टूडेंट भी अप्लाई करते हैं और दे बिकम सीएस। तो 12th पास आउट करने के बाद आई वेंट टू नागपुर, जहाँ पे हमने अपनी कोचिंग परस्यू की। एक कैप्स करके बहुत फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जहाँ हम लोग ने कोचिंग स्टार्ट की सीएस की। एंड इट टेक्स मैक्सिमम 5 years टू बिकम ए सीए। अगर आपके अटेम्प्ट्स प्रॉपर हैं और आप फर्स्ट टाइम में ही सब चीज निकाल रहे हैं, तो विद इन 5 years यू कैन बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब सबसे पहला सीएस में एक आता है कि सीए फाउंडेशन, जो एक सबसे बेसिक एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें आपको 4 पेपर्स देने हैं उस टाइम भी। और बीच में थोड़ा सा चेंजेस लाके सीपीटी करके लाया था इंस्टीट्यूट ने। नाउ अगेन सीपीटी को हटा के सीए फाउंडेशन कर दिया गया है, जिसमें 4 पेपर्स देने होते हैं। वो 4 पेपर्स पास करके आप एक इंटरमीडिएट सेकंड टर्म आता है, जिसको आईपीसीसी भी कहा जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट 6 पेपर्स हैं। उसी के साथ आपको अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होती है। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन कोई मेडिकल परस्यू करता है या डॉक्टर बनने जाता है, तो उसे भी एक डॉक्टर्स के साथ एक आर्टिकलशिप इंटर्नशिप करनी होती है। वो इंटर्नशिप को हम लोग हमारे प्रोफेशन में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कहते हैं। मैं तो सभी बच्चे जो सीए परस्यू भी कर रहे हैं, एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि आर्टिकलशिप इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिकॉज आप थ्योरेटिकली तो अटेम्प्ट्स देके या अपने फाउंडेशंस, इंटरमीडिएट और फाइनल के एग्जाम्स क्लियर करके सीए बन जाएंगे, बट इफ यू आर डूइंग अबाउट आर्टिकलशिप ट्रेनिंग बहुत प्रॉपरली, वो फ्यूचर में आपको बहुत काम आती है। जैसे मैंने अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग नागपुर से की है, चांडक खान जोड़े शेनवई से, आई थिंक इन द ईयर 2000 से लेके 2004 तक। फिर मेरे अटेम्प्ट्स इंटरमीडिएट के वहीं पे हुए हैं नागपुर में, एंड इन द ईयर ऑफ 2007 आई पास्ड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि मतलब जैसे कि 12th के बाद आपने बोला कि इसका आपने प्रोसेस शुरू किया था, अगर आपका रेगुलर अटेम्प्ट निकल रहा है सारा, तो आपको मतलब रेगुलर अटेम्प्ट में 5 years आपको लगता है? 5 years लगते हैं। 3 years की आपकी ट्रेनिंग है ऑलमोस्ट। फाउंडेशन देंगे आप, उसके बाद 3 years की ट्रेनिंग करेंगे, एंड देन ट्रेनिंग के साथ साथ ही आपका आईपीसीसी या इंटरमीडिएट के अटेम्प्ट्स हैं, 2 ग्रुप हैं, उसके बाद फाइनल के पेपर्स। सर आपने 1996 में आपका 10th पास आउट आपने किया, तो सर आपको मतलब कैसे इंस्पिरेशन मिली कि आपको सीए करना चाहिए? मतलब ज़्यादातर ट्रेंड मतलब इंजीनियरिंग डॉक्टर का रहता है उस टाइम, यही है। उस समय डिपेंड करता है आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। जैसे मेरे साथ जो फ्रेंड सर्कल्स थे, अगर मैं आप लोग को अपनी एक शेयर करूं जर्नी, तो हम लोग 5 लोग यहाँ से सीए करने गए थे, जिसमें मेरे लोकल बालाघाट के फ्रेंड्स थे। अगर नाम बताना चाहूँ तो विनोद अग्रवाल जी, कपिल गुप्ता, विकास मंडलवार, प्रतीक वैद्य और मैं बलजीत। हम 5 ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना हम 7 मिलकर सीए करने जाए।
ठीक है। एंड थैंकफुली या गॉड की ब्लेसिंग से बताएं तो पांचों में से हम 4 सीए हैं। एक कपिल गुप्ता नहीं बन पाए बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन जो भी होते हैं, और सब नहीं बन पाते कभी कभी, लेकिन आज की तारीख में उनका बिजनेस है कपिल स्टील्स एंड हार्डवेयर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस कैटेगरी में आते हैं बालाघाट में। इट्स नॉट कि आप नहीं बन पा रहे हैं तो आपको वो नॉलेज गेन नहीं आएगा। तो मैं समीर से और सबको बताना चाहूंगा कि जब हम सीए को परस्यू करते हैं तो उसका जो नॉलेज आप गेन करते हैं ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सीए नहीं बन पाए एट द एंड। वो नॉलेज ही आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन का, फाइनेंस का इतना आ जाता है कि अगर आप अपने फादर या बिजनेस में जाते हैं घर के भी, तो आप बहुत सारी चीजें उससे गेन कर सकते हैं सीए के साथ ही। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 2007 में पास आउट हुआ, फिर मैंने नागपुर में ही 2.5 years जॉब किया। फर्म नेम वॉज दलाल एंड शाह। उस समय मेरे बॉस थे वहाँ विपिन बंसल। फिर हमारी जो दलाल एंड शाह फर्म है वो मर्ज हो गई थी पीडब्ल्यूसी के साथ, विच इज कॉल्ड प्राइस वाटरहाउस कूपर्स। इसे बिग फोर फर्म कहा जाता है। अगर एक लेमैन को मैं समझाना चाहूँ तो बिग फोर मीन्स की जो अपने वर्ल्ड की टॉप 4 सीए फर्म्स होती है, जिसमें पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट्स, केपीएमजी एंड ईएनवाई आता है। तो हम अपने आप को बहुत लक्की मानते थे कि उस टाइम हम पीडब्ल्यूसी में जॉब करते थे बिकॉज इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सीए फर्म। तो वहाँ हम लोग ने फिर बॉम्बे में 3 साल जॉब किया एंड एट द एंड ऑफ 2011 मुझे थोड़ा सा होम सिकनेस है मॉम के कारण, कि मतलब मैं मम्मी के बिना नहीं रह पाता हूँ। तो 2011 में डिसाइड किया घर वालों ने और हम सब ने मिलके कि वाई शुड नॉट आई कम टू बालाघाट। तो 2011 में मैं बॉम्बे से बालाघाट आया। थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कि आप स्टार्टिंग में बॉम्बे में रह रहे हैं 5 साल से, एंड सडनली एक मेट्रो से आपको एक छोटे से टाउन में आना। विलेज तो नहीं कहूंगा मैं, इट्स अ टाउन। अब तो बहुत अच्छा हो गया है मेरे आने के बाद। 2011 में आया था मैं। तो यहाँ आने के बाद प्रैक्टिस चालू करने का सोचा। तो जैसे मैंने कहा कि बच्चों को भी बताता हूँ कि अगर कोई भी सीए करने जा रहा है या सीए बन गया है तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आफ्टर बिकमिंग सीए आप जॉब जरूर करें। भला कोई सीए फर्म में करे, इंडस्ट्री में करे, लेकिन जॉब बिल्कुल करें। उससे आपके कैलिबर में पता चलता है कि आपके पास कितना कैलिबर है, आपने कितना नॉलेज गेन किया है। अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस में जाएंगे फर्स्ट ईयर से, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। जो ऑलरेडी प्रैक्टिस करते रहते हैं सीए, तो आपके पास कोई क्यों आएगा। तो जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैं पीडब्ल्यूसी में जॉब करके आया था 3 years, तो सडनली जब आप बालाघाट में आते हैं तो एक हल्ला मच जाता है कि बलजीत सीए हैं जो पीडब्ल्यूसी से रिजाइन करके आए हैं। तो एक आपके पीछे टैग लग गया कि यस यू हैव डन जॉब इन बॉम्बे एंड नाउ यू आर कमिंग टू सेटल इन बालाघाट। तो बालाघाट आके मेरे बड़े भैया की फ्रेंड है रविंद्र वैद्य सीए, उनको मैंने एज अ पार्टनर ज्वाइन किया, जिनकी फर्म का नाम पारक वैद्य था पहले, जिसे हमने अभी मर्ज करके पारक वैद्य छाबड़ा एंड एसोसिएट्स किया है। एंड राइट नाउ इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म इन बालाघाट, जो सेकंड ग्रेड में आती है कैटेगरी में। सीए की फर्म्स में भी कैटेगरी होती है 1 2 3 4, वी कम अंडर द सेकंड कैटेगरी। और हम बहुत पार्टनर्स ने मिलके बालाघाट, रायपुर, सिवनी और 2-3 जगह ऑफिस खोल के रखे हैं हमारे ब्रांचेस के। एंड राइट नाउ वी हैव बैंक ऑडिट्स ऑल्सो। तो मुझे उस समय जब मैं आया था तो बहुत लगता था कि मैं बालाघाट में कैसे सेटल होऊंगा, कि मैंने इतनी बड़ी कंपनी में जॉब किया है, लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट किए हैं, रेमंड के, बिरलास के। तो एक सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनिशियल स्टेज में। बट जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आपने काम किया है तो उसको आप आके अपने ही उसको स्ट्रेंथ बना सकते हैं प्रैक्टिस में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सब लोग से कि आप पहले जॉब जरूर करें, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सिर्फ सीए थियोरेटिकली बनने के बाद लगता है कि अपन सीए बन गए हैं, नाम के आगे सीए आ गया है, तो इट्स वेरी इजी कि आपने सीए बन लिया, अब आगे क्या करना है। तो बहुत डिफिकल्ट स्टेप रहता है वहां से बनने के बाद कि आगे क्या करना है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में यही शेयर करता हूँ कि आगे बिल्कुल आप जॉब करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस में आइए। और मैं हमेशा से बोलते आता हूँ अपनी फैमिली में भी, आई एम वन ऑफ द ओनली सीए। मेरे फूफा जी हैं लखनऊ में सीए, उनको देख के भी मैं बहुत कोशिश किया था कि सीए बनूंगा, फाइनली देन आई एम जॉइंट सीए। तो मैं तो शेयर करता हूँ कि गर्ल्स के लिए वन ऑफ द सबसे सक्सेसफुल और बोलते हैं ना कि सेफ्टी वाला कोर्स है ये। बिकॉज नॉर्मली अपन देखते हैं कि गर्ल्स जब कोई कोर्स करती है तो उन लोग को जॉब करने में पता नहीं फ्यूचर में कौन सा आपको परिवार मिलने वाला है जहां आपकी मैरिज होगी, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर गर्ल्स कि वो जॉब कंटिन्यू कर पाए। आज की तारीख में तो हम बिल्कुल देखते हैं कि गर्ल्स भी जॉब करती है। आई एम नॉट सेइंग कि मेंस जॉब करते हैं, गर्ल्स जॉब नहीं कर सकती, गर्ल्स भी करती हैं, लेकिन यू डोंट नो कि आफ्टर मैरिज विच पार्टनर यू आर गोइंग टू गेट इट, और वो पार्टनर आपको अलाउ करेगा कि नहीं। दिस इज द कोर्स वेयर यू आर वेरी सेफ, कि अगर आपको जॉब नहीं भी मिल रहा है तो द मोमेंट यू हैव बिकम अ सीए, फ्रॉम द नेक्स्ट डे यू कैन स्टार्ट वर्किंग योर सेल्फ प्रैक्टिस। जैसे कि हम डॉक्टर्स को देखते हैं, डॉक्टर जब बन जाता है तो वो अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, ऐसी सीए में भी है कि वो सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। उसे कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो आपको इंस्टीट्यूट से मिलता है। एंड देन इन दिस वे यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें आप इनकम टैक्स का काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल्स काम कर सकते हैं, ऑडिट्स कर सकते हैं बैंक के, अगर आप पैनल में आ गए हैं तो टैक्सेशन का काम होता है, जीएसटी का काम है जो अभी लेटेस्ट इतना बड़ा एक्ट हमारे सामने देश में चल रहा है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत जगह आपको सीए की रिक्वायरमेंट करती है।
तो सीए कोर्स ऐसा है, बताया मैंने पहले भी, कि ये पढ़ने में इतना डिफिकल्ट है, भला आपको इसकी इनकम इतनी ना मिले जो एक दूसरे प्रोफेशन में मिलती होगी, बट इस सीए वर्ड को हम प्राइड इसलिए कहते हैं कि जब हम बने हैं ना, इसमें बहुत हार्डवर्क लगा है। तो मैं इसलिए सबसे यही कहता हूँ कि इस हार्डवर्क की वैल्यू वही है कि जब आपके नाम में आगे सीए आता है, और अगर आप कहीं भी 100-200 लोगों के सामने खड़े हैं, तो एक सीए की वैल्यू अलग ही है। सर आप मतलब एक फैमिली मतलब बिजनेस बैकग्राउंड से आप आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आपको सर फैमिली से कितना क्या सपोर्ट मिला था, मतलब जब आपने बोला था कि मैं जैसा मैंने आपको बताया कि अब आप लोग को पता होगा, पुराने जमाने में थोड़ा डैड लोग कंसर्न नहीं दिखाते थे बाहर भेजने में। बाकी मेरे पापा भी इंजीनियर हैं लखनऊ से, तो उनका खुद का बिजनेस है, तो सबकी कोशिश तो यही रहती है कि बेटा आके पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाए। लेकिन मैं बाहर पढ़ने का क्रेडिट देना चाहूंगा अपने बड़े भाई को, क्योंकि मेरे बड़े भैया ने भी एलएलबी करने के लिए इंदौर गए थे वो, लेकिन जैसा मैंने बताया कि पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं बहुत केसेस में, मेरे बड़े भाई को 2 साल बाद ही पापा ने वापस बुला लिया था कि यहाँ बिजनेस है पापा का, आप उसको ज्वाइन करिए। तो थैंक्स टू मतलब मेरे बड़े भैया कमलजीत भैया, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया जाने के लिए, और उनके ही मैं आशीर्वाद से या ब्लेसिंग से, सपोर्ट से मैं बाहर जा पाया। तो मैंने उनको ही देख के, और मेरी दीदी भी एक्चुअली एजुकेशन में पूरी फैमिली देखेंगे तो आप बहुत वेल एंड गुड है। दीदी एमकॉम में मास्टर हैं और अकाउंट्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है जटाशंकर त्रिवेदी यूनिवर्सिटी से। तो नो डाउट एक फैमिली बैकग्राउंड तो सपोर्टिव रहता ही है, बिना फैमिली के सपोर्ट के आप नहीं कर सकते कोई भी काम। राइट नाउ उनके सपोर्ट से ही मैं आज जहाँ पे भी हूँ। ओके सर, इसकी लेयर्स कितनी रहती है, मतलब सीए का जो मतलब आपने बोला फाउंडेशन रहता है? No, we can't call it as a layer. We can call it as more as a steps towards CA. Okay. नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि आप 12th के बाद ही सीए फाउंडेशन दे सकते हैं। आपको नॉर्मली इंस्टीट्यूट की साइट पे जाके रजिस्टर्ड करना है। फाउंडेशन में आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उसमें 4 पेपर्स होते हैं। दैट 4 पेपर्स में आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाके पास होना होता है। वो क्लियर करने के बाद जैसे मैंने कहा कि आपको एक सीए के अंदर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग लेनी होती है, इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन के साथ साथ। जैसा मैंने बार बार कहा है कि सीए के अंदर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग मतलब इट्स नॉट ए फॉर्मेलिटी कि आपने सिर्फ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग ले ली एंड देन यू आर नॉट गोइंग टू द ऑफिस। ये सबसे पीक पीरियड होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको आगे बढ़ने का। अगर आप ये ट्रेनिंग को बहुत प्रॉपर ले रहे हैं, आप उस ऑफिस में जाके अपने बॉस, प्रिंसिपल कहा जाता है, जो सीएस रहते हैं जिनके अंदर आर्टिकल रजिस्टर्ड होते हैं, उसको प्रिंसिपल कहा जाता है, ना कि बॉस वर्ड यूज करते हैं। तो जो प्रिंसिपल होता है वो आपके अगर बिल्कुल काम सिखा रहा है और अगर आप उतनी लगन से वो काम सीखते हैं, मतलब वो काम छोटा हो बड़ा हो, बट दैट वर्क हैज टू बी अंडरस्टूड बाय यू। अगर वो आर्टिकल उस वर्क को बहुत प्रॉपर तरीके से सीखता है, उसे ये सोच के चलना चाहिए कि ये वर्क मुझे आगे जाके काम आने वाला है। अगर वो उस ट्रेनिंग को प्रॉपर करेगा, जैसे एक डॉक्टर ही होता है, मैंने कहा अगर वो इंटर्नशिप अपनी प्रॉपर नहीं करेगा तो वो नाम के आगे तो डॉक्टर लगा लेगा, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो बहुत सिंपल है कि एक सीए के लिए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सीएस होते हैं या बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो नहीं करते हैं उस समय ट्रेनिंग प्रॉपर, मना कर देते हैं कि हमको नहीं करना है, हमें डमी दे दीजिए, या वो ट्रांसफर लेते जाते हैं बार बार अलग अलग सीएस के अंदर। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ हर बच्चे से कि आर्टिकलशिप ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद मैंने कहा आपको इंटरमीडिएट आता है, उसके आपको 6 पेपर्स क्लियर करने हैं, देन कम्स टू द फाइनल। ये बोलने में बहुत आसान लगता है कि 14 से 15 पेपर्स हैं या 17 पेपर्स हैं, but I am telling you frankly it's one of the toughest course of India. Toughest in the sense not like this कि UPSC tough नहीं है या डॉक्टर टफ नहीं है या कोई और कोर्स टफ नहीं है, but really it's very tough. You have to study lot and सबसे बड़ी बात इस प्रोफेशन में मुझे ऐसी लगती है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कि आपको इसमें हमेशा पढ़ते रहना है। ये एक ऐसा कोर्स है कि अगर आप सीए बन गए हैं तो यू कांट सिट साइलेंटली कि मैं आज से 17 साल पहले सीए बना हूं, तो मुझे अपने आप को अगर वेल सेटल करना है या आगे बढ़ना है तो मुझे हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि जीएसटी आता है तो आपको जीएसटी एक्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स में डेली अपडेट्स आते हैं, कभी हमारे फाइनेंस गवर्नमेंट कोई नया अपडेट लाएंगे तो हमको उनके थ्रू जाके पढ़ना पड़ता है। तो आपको डेली कुछ ना कुछ केस लॉस, बहुत सारे स्कोप है, मतलब आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दिस कि आप सीए बन गए हैं, एक बार डिग्री आ गई है तो आपको स्टडी नहीं करना है। तो ये कोर्स मैं बोलूंगा उन लोग के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको पढ़ने का बहुत शौक है, जिनको हमेशा लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहना है। तो दिस इज वेरी गुड कोर्स फॉर देम कि आप बनने के बाद भी हमेशा स्टडीज से टच में रहते हैं। यू कैन गो फॉर द कोचिंग क्लासेस। आप जरूरी नहीं कि आप सीए की प्रैक्टिस में ही आए, यू कैन गो डायरेक्टली फॉर द कोचिंग क्लासेस। आप बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं आगे जाके अच्छे गुड कॉज में। तो सर कुछ बेसिक से क्वेश्चंस मतलब मैं मतलब रहते हैं जो मेरे मन में भी है और मतलब काफी मैंने लोगों के मन में, जो एक लेमन के मन में रहता है। हाँ, तो सर ये जैसे कि आईटीआर हो गया, मतलब एक आईटीआर क्या चीज है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नॉर्मली जैसा आईटीआर वर्ड ही उसमें बता देता है उसका आंसर क्या है। आईटीआर मींस इनकम टैक्स रिटर्न। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ने हमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज को सबमिट करने के लिए कहा गया है, जिसमें कि हम अपनी इनकम को डिस्क्लोज करते हैं। जैसे हम आईटीआर फाइल करेंगे आज की तारीख में, तो वो आईटीआर की इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट बन गई है कि आपको अपने लीगल कंप्लायंसेस में ये पेपर बहुत काम आता है।
अगर आप बैंक में लोन प्रोसेसिंग के लिए जा रहे हैं तो बिना आईटीआर के आपका लोन प्रोसेस नहीं होता है। तो नाउ डेज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर बन चुका है। जैसे कि आज से 5-7 साल पहले बोले या 2 साल पहले बोले, इट वॉज नॉट लाइक दिस कि आपको हर जगह ही आईटीआर का पेपर लग रहा है। बट अभी बेसिकली आप देखेंगे तो आईटीआर आपको बैंक में लग रहा है, लीगल कंप्लायंसेस हैं, आप प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए जा रहे हैं तो आपको लग रहा है, वीजा के लिए जा रहे हैं आपको तो लग रहा है। तो आईटीआर आपके लिए हर जगह लगेगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये गवर्नमेंट को प्रूफ देता है कि आपने अपनी इनकम कितनी डिस्क्लोज की है आईटीआर में। दिस इज द बेसिक डॉक्यूमेंट विच डिस्क्लोज योर इनकम। सर एक टर्म होता है टीडीएस। जी बिल्कुल। वो टीडीएस कटता है, वो चीज क्या है सर? जैसे आईटीआर में हम अपनी इनकम खुद डिस्क्लोज करते हैं, तो बहुत लोग होते हैं कि जो टैक्स इवेड भी करते हैं। एक वर्ड होता है टैक्स इवेजन। ओके। इस टैक्स इवेजन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक टीडीएस टर्म लाया था जिस इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अच्छा। ये बेसिकली वो लोग टैक्स काटते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कोई बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मेरी सैलरी टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है, टैक्सेबल लिमिट पे अगर हम क्वेश्चन आएंगे तो मैं बाद में बताऊंगा कि मेरी सैलरी अगर टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है तो एक सेक्शन के अंदर वो कंपनी मेरा टीडीएस काटती है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज से, जिससे वो टीडीएस काट के मेरे पैन नंबर पे जमा कर देगी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के पास टैक्स पहले ही चला गया, तो टैक्स इवेजन का तो क्वेश्चन ही नहीं आया। तो मेन रीजन यही था। इसे ऐसे केसेस में रेंट पे है एप्लीकेबल है, बहुत सारे सेक्शन है, प्रोफेशनल फीस है, बैंक में अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी पे तो उस पर टीडीएस कटेगा। तो मेन पर्पस टीडीएस लाने का यही था कि हम टैक्स को कैसे जल्द से जल्द गवर्नमेंट तक पहुंचा पाए। अच्छा। अब मान लीजिए मेरा टीडीएस अगर कट गया है और मुझे लगता है कि क्योंकि जब मैं टीडीएस कटवा रहा हूँ अपनी सैलरी पे या अपने रेंट पे या इंटरेस्ट पे या सो ऑन कोई भी सेक्शन के अंदर, तो उस टीडीएस को काट के जो आगे वाला पर्सन है जिसने मेरा टीडीएस काटा है, जिस एंटिटी ने, वो मेरे पैन पे जब डिपॉजिट कर देता है तो जब मेरे रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तो मेरे 26 CS में दिखता है कि मेरा कितना टीडीएस कटा है। अच्छा। तो मेरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स देखा जाए तो ऑलरेडी जमा हो चुका है गवर्नमेंट को। मान लीजिए मेरा टैक्स अगर 1 लाख रुपए कटा है फॉर एग्जाम्पल, और आखिरी में जब मैं अपना रिटर्न डाल रहा हूँ एज अ सैलरीड पर्सन, मेरा टैक्स आ रहा है 90,000 बिकॉज ऑफ टेकिंग सर्टेन 80C या 80D के डिडक्शंस बोल लीजिए या हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट बोल लीजिए। उसमें अगर मेरा टैक्स कम आ रहा है तो दैट इनकम टैक्स टीडीएस जो कटा है उसको मैं रिफंड ले सकता हूँ और उसमें मुझे इंटरेस्ट भी मिलता है गवर्नमेंट की साइड से। अच्छा, इंटरेस्ट के साथ आपको रिफंड मिलता है। और मान लीजिए वो 1 लाख जो मैंने एग्जांपल दिया वो कम कटा है, तो फिर मैं गवर्नमेंट को और जमा करूंगा जितना भी शॉर्टफॉल आ रहा होगा उससे मेरी इनकम पे। तो इट्स अ काइंड ऑफ सेफेस्ट टैक्स बोल सकते हैं, जो एक क्लाइंट के हिसाब से मेरे लिए भी अच्छा है कि मुझे पता है कि मेरा टैक्स ऑलरेडी आगे वाले ने काट के जमा कर दिया है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ टीडीएस जो आया हुआ है अभी। सर ये आईटीआर के बारे में मतलब जैसे लोगों को कंफ्यूजन है कि मतलब जैसे कि बोला जाता है कि आपने आईटीआर भरा क्या, तो लोग बोलते हैं कि भाई मेरी इनकम नहीं है उतनी कि मैं आईटीआर भरूं, मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस है लोगों में। बहुत बिल्कुल सही बोल रहा है। वैसे बहुत कितना जरूरी है? हमारे पास भी ऐसे आते हैं क्लाइंट्स जो बोलते हैं कि मेरे पास पैन कार्ड है लेकिन मेरी इनकम तो सर बिलो टैक्सेबल है। ओके। तो टैक्सेबल लिमिट पे मैं आ जाता हूँ इसी क्वेश्चंस में। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न किसको फाइल करना है, उसका टैक्सेबल लिमिट से कोई रूल नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने कभी भी ये एक्ट में नहीं लिखा है कि किसी की इनकम अगर टैक्सेबल लिमिट से नीचे है तो उसे रिटर्न फाइल नहीं करना है। दैट इज ऑप्शनल बोल सकते हैं आप। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट राइट नाउ, अगर पैन कार्ड आपके पास है तो आपको अपना आईटीआर फाइल करना ही है, भला आपकी इनकम 0 रुपीज हो, 10 रुपीज हो, लैक्स हो। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन राइट नाउ। लोगों को थोड़ा सा मिथ है मेरी लिमिट तो एग्जेम्पशन से नीचे है, मेरी इनकम मेरी 2.5 लाख की तक टैक्स नहीं है तो 2.5 लाख से नीचे है तो मैं क्यों रिटर्न फाइल करूं। दिस इज अ रॉन्ग मिथ जो लोगों ने पाल के रखा है दिमाग में। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपने पैन कार्ड क्यों अप्लाई किया। अगर किसी बंदे ने, जैसे आपके यहाँ सपोज मेड होगी या आपके यहाँ कोई सर्वेंट है, उसने भी पैन कार्ड लिया होगा, क्योंकि आजकल एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन गया है एक पहचान पत्र टाइप का, जैसे आधार है। बहुत जगह अपन जाते हैं पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए तो पूछ लेते हैं पैन कार्ड है कि नहीं आपका, या आप बैंक में जाते हैं तो आजकल पूछते हैं पैन कार्ड है कि नहीं। तो आपने पैन कार्ड तो अप्लाई कर दिया कोई भी पैन सेंटर पे जाके, बट उसका बेसिक रिक्वायरमेंट ये कि अगर आपने पैन कार्ड ले लिया तो गवर्नमेंट आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आप उस पेन के बेसिस पे अपना आईटीआर फाइल कर दीजिए। ठीक है, आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी खेती की इनकम है, दैट इज एग्जेम्प्ट। अगर आप घर पे कोई ब्याज का इनकम कर रहे हो उसको डिस्क्लोज कर दीजिए। आपकी बैंक में ब्याज आ रहा है सेविंग अकाउंट को, उसको डिस्क्लोज करिए। तो ऐसे करके आपको आईटीआर तो बिल्कुल फाइल करना चाहिए। भला आपकी, मैंने कहा टैक्सेबल लिमिट 2.5 लाख से नीचे है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 पे जाएंगे तो उस पर अलग टैक्स है, 5 से 10 पे अलग टैक्स है। ये ओल्ड रिजीम है। अभी गवर्नमेंट ने नया रिजीम भी ला लिया, उसमें टैक्सेशन रेट अलग है, जो एक डिफरेंट परव्यू है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आईटीआर किसको फाइल करना चाहिए, लोगों को ये मिथ है, तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको आईटीआर बिल्कुल फाइल करना चाहिए। यू हैव टू फाइल इट, इट इज नॉट ऑप्शनल फॉर यू। वो आईटीआर फाइलिंग भी आप सीएस से करा सकते हैं। जैसे मैंने कहा सीए का स्कोप बहुत बड़ा है, इनकम टैक्स में आप बता सकते हैं, ऑडिटिंग करा सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर है, अकाउंटिंग है। तो ऐसे स्कोप बहुत बड़ा है प्रैक्टिस में, और इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने किस चीज में स्पेशलाइजेशन अपने ट्रेनिंग के टाइम में, अपने जॉब के टाइम में किया। सर एटीसी और एटीडी एक टैक्स सेविंग, हाँ जी, ये एक सेक्शन से एटीसी एटीडी जो डिडक्शंस मिलते हैं शेड्यूल चैप्टर 6 के अंदर।
जी। तो इसमें ऐसा है कि जैसे आपने अपनी इनकम डिस्क्लोज की तो एटीसी के अंदर हमें 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है जो Okay. गवर्नमेंट अलाउ करती है। हम्म, नो दैट 1.5 लाख कैन बी क्यूमुलेटिव फॉर ऑल द हेड्स। ऐसा नहीं कि एटीसी यानी कोई एक चीज है जिसके अंदर में 1.5 लाख रुपए डाल दिए। एटीसी एक सेक्शन है जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें दी है, गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस दी है कि आप इस चीज के अंदर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको छूट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने पीपीएफ भरा है 50,000 आप भर रहे हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा फ्यूचर में, तो वो पीपीएफ आप एग्जाम करा सकते हैं, एटीसी के अंदर छूट ले सकते हैं। आपने अपने स्कूल में फीस भरी बच्चों की, वो ले सकते हैं। अगर आपका हाउसिंग लोन है तो उस इंटरेस्ट की छूट तो मिलती है, वो हाउसिंग लोन में आपको उसकी रीपेमेंट की छूट भी मिलती है। तो दिस इज द मेन पॉइंट जो एटीसी में आता है। ऐसे ही एटीडी में आता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की भी आपको छूट मिलती है 25,000 तक एटीडी के अंदर। तो आपका डिडक्शन है वो 150 से 175 जाता है एटीसी और एटीडी को मिला के। अब आप दो इसमें देखिए आपके दोनों फायदे हैं। अगर आप मेडिकल प्रीमियम भर रहे हैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स को या किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी जगह का पॉलिसी में ले रहा हूँ, तो जब आपको कुछ हो जाता है, कोई अनहोनी हो जाए आपके साथ, घर में कोई बीमार हो जाए, तो वो प्रीमियम अगर आपने पे किया है तो उसके थ्रू आप मेडिकल पॉलिसी में कवर हो गए हैं, जिससे आपके एक्सपेंसेस पूरी कंपनी बियर कर लेती जो जिससे आपने मेडिकल प्रीमियम लिया है। सेकंड, आपको 25,000 जो प्रीमियम भरा है आपने उस साल में, उसकी आपको एटीडी के अंदर छूट मिल जाती है। तो गवर्नमेंट ने अगर टैक्स रेट लाया है तो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस भी लाए हैं जहाँ पे आपको वो बोलती है कि इस चीज में इन्वेस्ट करो और अपना टैक्स बचाओ। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आईटीआर जैसे फाइल करना है तो आपको सीए के पास आना पड़ेगा। नौ जैसे आपने क्वेश्चन किया 80C 80D, तो आप देखिए ना, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किसके पास जाएंगे? आप एक सीए के पास ही आएंगे कि मैं कहाँ प्रॉपरली इन्वेस्ट करूँ। तो जैसा मैं समीर को बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि ब्रॉड वर्किंग है आपके पास, जिसमें सीएस बहुत जगह प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन सकते हैं कि कहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट कराऊं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्लाइंट्स को सेव हो सके टैक्स। तो ये मेनली 80C 80D सेक्शंस हैं। सर आपका मेन स्पेशलाइजेशन जीएसटी का मतलब मैंने पहले ही बताया जैसे कि पढ़ते तो हमेशा रहना पड़ता है, तो स्पेशलाइजेशन तो सीएस के ऑल ओवर एक्ट में होता है। लेकिन जैसे मुझे शुरू से ही शौक थोड़ा ऑडिट और इनकम टैक्स में रहा था, लेकिन सडनली 2017 में जब जीएसटी एक्ट आया है तो मुझे वो एक्ट बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि एक नई चीज है और सबको पढ़ने में मजा आता है। एंड व्हेन क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जीएसटी पे या क्लाइंट्स हमसे कुछ पूछना चाहता है तो लोगों को एडवाइस करने में अच्छा इंटरेस्ट है मेरा, इसलिए थोड़ा सा जीएसटी में भी पिछले 4-5 साल से मैं लंबी प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें। बेसिकली जो जीएसटी है वो मतलब क्यों लाया गया था, मतलब जो ओल्ड रेजिम थी टैक्सेशन की उसको रिप्लेस क्यों किया गया जीएसटी से? जैसे 2017 जुलाई में जीएसटी एक्ट लागू हुआ। जीएसटी वर्ड ही इंडिकेट करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर हम जीएसटी के पहले देखें तो वैट था और साथ में सर्विस टैक्स था, जो दोनों साइमल्टेनियसली चलते थे। तो गवर्नमेंट ने इन दोनों को हटाने के लिए, जो एक कास्केडिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं कि जीएसटी आने के बाद से कास्केडिंग इफेक्ट थोड़ा कम हुआ है, ये आ जाए, जिस कारण से जीएसटी एक्ट लाया गया। अब जीएसटी आने के बाद नो डाउट जैसे जब कोई नई चीज आती है या घर में कोई नया मेहमान आता है तो उसको समझने में हमें बहुत टाइम लगता है कि वो मेहमान कैसा है। ऐसी कोई एक्ट भी है, जब एक एक्ट आया है तो आपको उसको समझने में सीएस को भी डिफिकल्टी जाएगी, एक लेमैन को भी डिफिकल्टी जाएगी और कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट को भी दिक्कत जाएगी। बट नो डाउट वन ऑफ द बहुत ही बेस्ट एक्ट है, पूरा ऑनलाइन एक्ट है, आपके रिटर्न्स पूरे ऑनलाइन जाते हैं। मेन पर्पस जैसे मैंने बताया, इसको लाने के बाद से वैट चला गया है, कुछ चीज़ों पे वैट अभी भी है, उस पर अपन आगे आएंगे बाद में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उस पर। एक्साइज ड्यूटी कम हो गई है, एंटरटेनमेंट टैक्स चला गया है, लग्जरी टैक्स चला गया है, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस जो हट गए हैं और कुछ टैक्सेस अभी भी हैं जो चालू हैं, जैसे वैट पेट्रोल पे लगता है, एक्साइज ड्यूटी चालू है अल्कोहल के। तो लेकिन जीएसटी आने के बाद से नो डाउट एक गवर्नमेंट ने बहुत सिंप्लीफिकेशन, एक प्रोसेस ला दिया है कि जिसमें सब चीजें आपको एक ही जगह मिल जाती है और आपको कुछ अलग अलग कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि गुड्स एंड सर्विस, कोई बंदा अगर गुड्स सप्लाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, उस पर जीएसटी लगेगा। ऐसे ही कोई अगर साथ में वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, मान लीजिए उसका रेंट का भी बिजनेस है तो रेंट जैसे सर्विस में आ जाता है, तो पुराने रिजीम में उसको 2 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते थे, वैट का टिन नंबर जिसे कहा जाता है और सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। उसे सर्विस टैक्स का भी रिटर्न डालना है, उसे वैट का भी रिटर्न डालना है। तो आप देखिए ना, गवर्नमेंट ने जीएसटी लाने के बाद से पे कितनी सहूलियत है कि आपका पैन बेस्ड जीएसटी है, क्योंकि जीएसटी जब अपन अप्लाई करते हैं तो वो आपके पैन नंबर के थ्रू अप्लाई होता है। उसके आगे 2 डिजिट रहती है जो स्टेट को इंडिकेट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जीएसटी नंबर 23 और मेरा पैन नंबर है आगे, और लास्ट के 3 डिजिट का एक कोड रहता है। 23 इंडिकेट्स फॉर महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश। तो अपन मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो 23 यानी मध्य प्रदेश का कोड है वो जी। तो इस बेसिस पे जीएसटी नंबर आपको अलॉट होता है। ठीक है। तो एक्ट लाने के बाद से मैंने आपको सबसे मेन पर्पस ये बताया कि एक तो आपको डबल टैक्सेशन या ऐसी बहुत सारी चीजें करनी नहीं पड़ रही है जो जीएसटी में बहुत इजीली अवेलेबल हो गई है। आपका एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसके अंदर आप एक रिटर्न से ही अपनी पूरी इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं। ये मेनली एक जीएसटी के बारे में बता सकता हूँ बेसिक चीज। ऐसे तो ये बहुत बड़ा एक समुद्र है कि इसमें आज भी हम उस पर पढ़ रहे हैं और आज भी अमेंडमेंट्स आते जा रहे हैं। तो सर ये जीएसटी आने के बाद काम मतलब
बढ़ा है या कम हुआ है, मतलब जो चीजें पहले काम तो स्वाभाविक सा बड़ा है, बहुत बड़ा है, और एक नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जो लोग जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीएज हो गए या कोई एक्सपर्ट्स हो गए या जिन्होंने जीएसटी के बारे में पढ़ाई की है, तो काम तो बहुत बड़ा है। जैसे मैं आपको अगर इसमें थोड़ा सा ब्रीफिंग में बता दूं कि जीएसटी के नॉर्मली रिटर्न्स जाते हैं, किस किस को जीएसटी एप्लीकेबल है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। किस बंदे को जीएसटी लेना है? हाँ। सबके पास पैन कार्ड है, तो ऐसा तो नहीं कि सब जीएसटी ले लेंगे। तो नॉर्मली एक्ट में बताया गया है कि अगर आप कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जीएसटी में सबसे बड़ा मिथ ये रहता है लोगों को कि मैं आगे अगर टैक्स पटा रहा हूँ तो फिर मुझे जब कंज्यूमर को बेचना है तो उस पर जो टैक्स आएगा वो कौन भरने वाला है। तो इसको एक शॉर्ट से एक एग्जांपल में क्रिएट कर देते हैं अपन, कि इसमें कहा जाता है कि जब अपन टैक्स पटाते हैं तो एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी 3 टाइप के आपको टैक्स का एक वर्ड यूज किया जाता है एज ए एक्ट में। हाँ। अगर मैं मध्य प्रदेश में हूँ और मध्य प्रदेश में ही अपने गुड्स भेज रहा हूँ या सर्विस सप्लाई कर रहा हूँ, उसे कहा जाता है एसजीएसटी, सीजीएसटी। और इसके 4 टाइप के रेट्स होते हैं, 5%, 12%, 18 एंड 28। एक नील रेटेड भी होता है जिसपे 0% टैक्स लगता है, जिसको गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एक्ट में दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीजों पे 0% टैक्स लगेगा। ऐसे ही एक एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी दी है गवर्नमेंट ने कि किस चीजों पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, जैसे इंटरेस्ट है उस पर कोई जीएसटी नहीं है। बहुत सारी ऐसे एग्जेम्प्ट जीएसटी बनाई है, जैसे पेट्रोल और डीजल हो गया, नॉन जीएसटी सप्लाई है, इस पे रिटर्न तो डालना है जीएसटी का, क्योंकि आपके पास पैन नंबर है और पेट्रोल पंप का टर्नओवर अगर आपका एक बेसिक एग्जेम्पशन से ऊपर हो जाता है, जैसे मैंने कहा जीएसटी किस किस को लेना है, तो गवर्नमेंट ने उसमें एक लिमिट दी है कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख एज द केस में भी गुड्स और सर्विसेज में, तो आपको जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना है और फिर आपको अपने गुड्स पे या सर्विसेज पे जीएसटी पे करना है। मान लीजिए मेरी एक छोटी सी किराना स्टोर है और उसमें मैं कुछ स्टॉक्स खरीद रहा हूँ अपने, जो मुझे बेचने हैं, एक होलसेलर से। वो होलसेलर से मैं जब जीएसटी पे माल खरीदूंगा जीएसटी बिल पे, तो वो होलसेलर मुझे टैक्स मांगेगा मेरे से, बिल्कुल वो टैक्स का मुझे इनपुट मिलता है। ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल या बहुत बड़ा एक इनपुट अपन बोल सकते हैं, वर्ड ऐसा है जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है मेरी अपनी आगे टैक्स लायबिलिटी को पे ऑफ करने में। मैंने अगर एक सोप भी खरीदा है, वो सोप अगर 50 रुपीज का है, उस पर सपोज जीएसटी लग रहा है 5%, वो 2-3 रुपए होता है, मैंने आगे वाले को वो 3 रुपए पे कर दिया, 53 रुपीज, लेकिन वो 3 रुपीज जो मैंने पे किया है ना, सॉफ्टवेयर में ऐसा बना हुआ है कि वो 3 रुपीज आपके इनपुट में आ जाता है। फिर जब मैं वो सोप को 53 का 55 में बेच रहा हूँ और 55 पे सपोज 5 रुपए टैक्स आ रहा है, तो वो 3 रुपीज में कहां से यूटिलाइज कर रहा हूँ? अपने इनपुट से। तो ये सबसे बड़ा एक जीएसटी में मतलब अपन बोल सकते हैं इजी वे ऑफ कंडक्टिंग टैक्स है या इजी वे ऑफ डिस्चार्जिंग योर लायबिलिटी है। तो ये एक मेन है। ऐसे ही आईजीएसटी होता है, अगर आप अपना माल या अपनी सर्विसेज अपने स्टेट के बाहर दे रहे हैं, मान लीजिए अगर हम बालाघाट में रह रहे हैं तो हमारे 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर बाहर ही महाराष्ट्र बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है और मैं अपना गुड्स गोंदिया में बेच रहा हूँ, तो उस केस में मैं अपने बिल पे आईजीएसटी लिखूंगा, क्योंकि जो जीएसटी एक्ट आया है ना, वो सप्लाई वर्ड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। जीएसटी एक्ट ही पूरा सप्लाई पे है कि मुझे टैक्स कब लगेगा, कब पे करना है, आपकी सप्लाई कहाँ है, किस चीज में मुझे टैक्स देना है। तो सप्लाई कहाँ है आपकी? महाराष्ट्र में। भला आपने गुड्स अपने कहाँ बनाए मैन्युफैक्चर में, आपकी कोई फैक्ट्री है, आपने गुड्स बनाए बालाघाट में, मध्य प्रदेश में, लेकिन आप सप्लाई कर रहे हैं गोंदिया के किसी सीएनएफ को या किसी डीलर को, तो आपको उस पर आईजीएसटी भरना है। टैक्स रेट सेम रहेंगे, 5%, 18%, 18-28, जिसमें भी आप आते होंगे। इसमें भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्ट में सबके स्लैब्स बना दिए हैं कि कौन से प्रोडक्ट कौन से रेट में है। गाड़ियां अगर है तो वो 28 में है, कुछ एसेसरीज है तो वो अलग रेट पे है, आप कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं तो वो 5% पे है, वो 8% पे है, 18% पे, ऐसे सबके अलग अलग गवर्नमेंट ने रेट बनाए हुए हैं। अच्छा। तो उसमें आपको आईजीएसटी कब लगेगा? जब आप माल अपना इंटर स्टेट भेज रहे हैं। इंटर स्टेट का मतलब मेरे दूसरे जिस स्टेट में मैं काम कर रहा हूँ उस स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब वो महाराष्ट्र हो सकता है, कर्नाटका हो सकता है, हैदराबाद हो सकता है, कहीं पे भी जहां भी आप भेज रहे हैं उस जगह आईजीएसटी लगेगा। अब सोचिए जिसको आपने माल भेजा है वो अपना आईजीएसटी का इनपुट ले सकता है। वो जब टैक्स अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा, आइदर वो कैश से डिस्चार्ज कर लेगा या अगर उसके पास इनपुट होगा तो वो इनपुट से डिस्चार्ज कर लेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो आपको अगर कोई चीज खरीदनी है तो आपने अगर आगे वाले को टैक्स पटाया है और आप रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड मींस आपके पास जीएसटी नंबर होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस चीज का इनपुट ले पाएंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, आप कंज्यूमर है, मान लीजिए मैं अभी अपने बेटे के लिए स्टेशनरी में पेंसिल लेने जा रहा हूँ, तो मैं बिल लेता हूँ, क्या लेना चाहिए? और अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आप उससे बिल ले रहे हैं और आप अपने जीएसटी नंबर उसको दे के आ रहे हैं, आपने सपोज 10 कॉपीज ले ली, पेंसिल का बॉक्स ले लिया और आपने उसको अपना जीएसटी नंबर दे दिया और कहा कि भैया ये बिल आप B2B में डाल दीजिए। B2B और B2C एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जीएसटी में। B2B मींस ऐसी सेल जो रजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को की है। जो लोग कौन होते हैं? मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उन्होंने अपने डीलर को माल बेचा, डीलर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा
और रिटेलर ने डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेचा। तो ऐसे करके ये पूरी चेन चलती है। ओके। और B2C मीन्स जो अनरजिस्टर्ड है, हाँ। यानी जो कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्ट ओके। एक तरीके से। तो जो कंज्यूम कर रहा है वो तो जीएसटी का इनपुट लेगा नहीं लास्ट में, वो तो कंज्यूम कर रहा है तो वो पे करेगा। बिल्कुल। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो टैक्स लायबिलिटी किस पे आती है, एक सप्लायर से पे करता है या इनपुट लेता है और आखिरी में जाके कंज्यूमर पे वो टैक्स लायबिलिटी आती है। जैसे कि पहले एक्स में भी होता है, हर जगह होता है। लेकिन अब कंज्यूमर भी ये क्वेश्चन कर सकता है कि मैं क्यों टैक्स बियर करूं इस चीज को। तो आप एक देश में ऐसे रह रहे हैं जहां आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, आईडीटी ऐसे बहुत सारे टैक्स हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा, तभी तो आप आगे जाके देश का फ्यूचर देख पाएंगे। अच्छा, तो ये एक जीएसटी है। सर ये पेट्रोल डीजल और जैसे कि लिक्वायर है, शराब, इन पे क्यों सर अभी लागू नहीं? एक्चुअली इस पे लाने का प्लान चल रहा है गवर्नमेंट का, बहुत बार गवर्नमेंट इस पे सोच रही है और हो सकता है बहुत जल्दी पेट्रोल पे तो आ भी जाए। इस पे अब ऊपर लेवल पे या गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो सोच रहा है। मेन रीजन जो मुझे समझ में आया है या जो मैंने पढ़ा है कि पेट्रोल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे कोई रेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम नहीं रहता है। अगर मैं आपको बोलूं कि भी ये मेरा मोबाइल पड़ा है, सपोज ये मोबाइल मैंने बालाघाट में 25,000 का लिया है, तो यही एमआरपी आपको कहाँ मिलेगी? ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया। लेकिन पेट्रोल एक ऐसा पदार्थ है, अगर मेरे बालाघाट में ये 110 रुपए बिक रहा है तो गोंदिया में 108 रुपए होगा। तो प्राइस वेरिएंट बहुत ज्यादा है, जिस कारण से गवर्नमेंट ने इस पे अभी रोक के रखा है। और मेन रीजन ये भी रोकने का है कि पेट्रोल पे जो वैट का रेट है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी स्टेट गवर्नमेंट। अगर इस पे जीएसटी आ जाएगा तो वो जो इनकम होगी गवर्नमेंट की टैक्स की, वो बाइफरकेट हो जाती है सेंट्रल और स्टेट में। तो कोई भी गवर्नमेंट अभी स्टेट की नहीं चाह रही है अपने इंडिया में कि इस पे जीएसटी आए, क्योंकि जो एक सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए, जो अपने डेवलपमेंट की स्टेट के लिए यूज करेगी, वो एक बहुत बड़ा टैक्स का अमाउंट है पेट्रोल पे और डीजल पे। ऐसे ही अल्कोहल पे है एक्साइज। आप अल्कोहल का रेट भी देख लीजिए, अगर अपने बालाघाट में रेट कुछ और है आज किसी अल्कोहल का, आप अगर बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो गोंदिया में कुछ और रेट है। हाँ। तो मेन रीजन नहीं लाने का एक ये भी बहुत बड़ा है कि इसका प्राइस वेरिएंट बहुत ज्यादा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जब ये प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया, तब हो सकता है गवर्नमेंट ला ले, या जब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में सहमति बनना स्टार्ट हो जाए कि हाँ अब हमें लग रहा है कि ये इससे जो टैक्स आएगा वो स्टेट को भी इससे फायदा होगा, तब जाके हो सकता है पेट्रोल और डीजल पे आ जाए। सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे जीएसटी को अपन रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो उस पर कुछ पेनाल्टीज और या फिर उस पर बिल्कुल पेनल्टीज लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर किसी के पास पैन कार्ड है और वो सोचता है कि मैं इनकम टैक्स नहीं डालूं, तो उस पर ऐसे तो कोई पेनल्टी लगना स्टार्ट नहीं हो जाती पर डे। लेकिन जीएसटी में क्लियर कट रूल है, जैसे इनकम टैक्स में ऐसा कहीं एक्ट में डायरेक्टली लिखा नहीं है कि इफ यू हैव पैन कार्ड और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो पर डे पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाएगी। बट जीएसटी में अगर आपने जीएसटी नंबर लिया है, इफ यू आर नॉट फाइलिंग योर रिटर्न, उसमें इनकम से कोई लिंक नहीं है, अगर आपकी एक भी सेल नहीं हुई है, आपने कुछ सप्लाई नहीं किया है, स्टिल आपको अपना लिन रिटर्न डालना पड़ेगा। लिन मतलब जीरो का रिटर्न। हाँ, उसमें अगर आप लेट करते हैं, जैसे इसमें 2 टाइप्स के रिटर्न जाते हैं, एक GSTR 1 होता है, एक 3B होता है। 1 इंडिकेट्स कि आपने अपने पिछले महीने में क्या क्या सेल्स किया है, आपको गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना है कि मैंने इतनी सेल की है, उस पर आपको टैक्स नहीं पटाना है, सिर्फ 1 में डिस्क्लोज करना है। उसकी लास्ट डेट रहती है 11 तारीख हर मंथ के नेक्स्ट को, मतलब अगर आपका अप्रैल का रिटर्न है तो वो 11 मई के पहले GSTR 1 जाना चाहिए। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं कि GSTR 1 मतलब सेल्स का डिस्क्लोजर। इसमें आपको अपने परचेस से कोई लिंक नहीं करना है। आपने अगर पिछले महीने में 50,000 का सेल किया है, भला वो एग्जेम्प्ट हो, जीरो रेटेड हो, नील रेटेड हो, जो भी रेट का है, उसको आपके पोर्टल पे जाके, अगर B2B है, B2B जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड है तो B2B में डालना है, B2C है तो B2C में डाल दीजिए, और सेल्स को डिस्क्लोज करके आप GSTR 1 अपना डाल दीजिए। तब गवर्नमेंट ने आपको टाइम दिया है कि आपका GSTR 1 पंच हो गया है। अब गवर्नमेंट ने आपको 10 डेज और दिए हैं कि 20 तारीख या 22 तारीख एज द केस में भी, कि किसी टर्नओवर पे लिमिट पे 20 तारीख है लास्ट डेट 3B की, और कुछ लोगों के लिए 22 तारीख है जैसे जिनका टर्नओवर है। तो अगर आपकी 20 तारीख तक 3B डालना है तो आप अपना 20 तारीख को 3B डालिए, जो टैक्स था उस पे आप टैक्स पटा, जो आपने सप्लाई डिस्क्लोज की थी अपनी सेल्स पे, उस पे आप टैक्स पटा दीजिए, गवर्नमेंट बोलती है। अब मान लीजिए आपने उस पे टैक्स निकाला है 50,000 पे, 10-10 हजार रुपए SGST CGST जो स्टेट के अंदर है। अब उस पे आपको टैक्स डिस्चार्ज करना है तो या तो आप कैश में चालान पटाएंगे अगर आपके पास इनपुट नहीं है तो, और अगर आपके पोर्टल पे इनपुट पे दिख रहा है कि आपने जो माल परचेस किया था वो 50,000 का माल बेचने के लिए, सपोज आप एक मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर है, आपने कोई सामान मुझे बेचा है या मोबाइल ही बेचा है, तो मोबाइल आपने खुद तो नहीं बना लिया दुकान में, आपने मोबाइल किसी होलसेलर से लिया है। जिस होलसेलर से आपने माल लिया होगा, आपने उसको टैक्स पे किया होगा, उसका इनपुट आपको आपके 3B में दिख जाएगा। उन दोनों के बीच के पीरियड में ही एक 2A करके और 2B करके रिटर्न होता है जो ऑटो पॉपुलेटेड है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है। वो जीएसटी पोर्टल खुद निकाल देता है कि आपके 2B में इतना इनपुट आ गया। ये शुरू में तो नहीं आया था जब जीएसटी एक्ट आया था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मैंने कहा आपको कि ये एक्ट में इतने डेवलपमेंट्स होते हैं कि सीएस को भी बहुत अप टू डेट रहना पड़ता है। तो 2B करके एक रिटर्न आया जो ऑटो पॉपुलेटेड है, जिसमें गवर्नमेंट ने एक मैसेज दिया है
आपके 2B में जितना इनपुट आ रहा है उतना ही आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। मान लीजिए आपके 2B में 8,000 इनपुट आ गया है, तो आपको 10,000 में 8,000 को नॉक ऑफ कर दीजिए और 2,000 रुपये आप कैश में पटा दीजिए। तो मेन ये पर्पस है कि जैसे आपने कहा लेट फीस, अब मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ एज द केस में भी लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाती है गवर्नमेंट में। तो बिल्कुल टाइमली रिटर्न डालना चाहिए। एक मेन रीज़न भी होता है कि आप अगर रिटर्न नहीं डाल रहे हैं और लेट फीस पर सोचते हैं कि पटाखे में 2 महीने बाद डाल दूंगा या 4 महीने बाद डाल दूंगा, तो एक बेसिक क्राइटेरिया है कि आपका नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। आपकी एक लिस्ट निकल जाती है रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास कि आपने रिटर्न नहीं डाले हैं, देन वो आपको नोटिस इशू करते हैं। तो मेरा तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिटर्न टाइमली डालिए, पेनल्टी पे करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको 10 डेज दिया है। आप समझिए, आप अगर अपनी अकाउंटिंग बहुत प्रॉपर कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर मंथ एंड हो गया है तो देयर इज नो नीड टू वेट फॉर 10 डेज ऑल्सो। आप 5 तारीख के पहले ही रिटर्न डाल सकते हैं, पोर्टल तो उसी समय खुल जाता है। तो बहुत लोग वेट करते हैं 11th आएगी तब मैं रिटर्न डालूंगा 1 या 20 आएगी तब 3 भी डालूंगा। तो गवर्नमेंट तो रिक्वेस्ट करती है कि आप और जल्दी डालिए कि पोर्टल बंद ना हो। कभी कभी पोर्टल बंद हो जाता है तो क्लाइंट सोचता है कि मेरे अब पेनल्टी आई वो कौन बियर करेगा। तो इसलिए ऑनलाइन प्रोसेस में तो जितनी जल्दी रिटर्न चले जाए उतना अच्छा है। ठीक है सर, आपका काफी ज्यादा नॉलेज आपने शेयर किया और कोशिश करते हैं कि वो नॉलेज सबसे शेयर करके। मुझे भी काफी सारी चीजें नहीं पता थी और मैं समझता हूँ कि जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनको भी काफी लर्निंग मिली होगी इस वीडियो से। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू समीर, और आपने मुझे बुलाया और आपके पेज पे ही आप वीडियो शेयर करेंगे तो मैं तो जो बेसिक नॉलेज ही शेयर कर पाया, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि हम डीप में नॉलेज शेयर कर पाए। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, एंड सभी जनता का भी धन्यवाद जो इस वीडियो को देखेगा। ओके सर, थैंक यू सर।